प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ ने टिकट बुक करा ली। नून लीग ने वापसी पर शानदार इस्तकबाल के लिए पार्टी क़यादत को टास्क सौंप दिए। कारकुनों को लालच, लीगी सीनियर क़यादत में भी फूट। पार्टी मामलात संभालने में मुश्किलात, नवाज शरीफ बयानिए से मुकरने पर कड़ी तनकीद। दूसरी जानिब साबिक DG FIA बशीर मेमन नून लीग में शामिल। सिंध की सीनियर लीगी क़यादत सख्त नाराज, पार्टी क़यादत के फैसलों के खिलाफ बगावत कर दी। अहकामात मानने से इनकार। नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर को बशीर मेमन पर क्या एतराज़ात हैं, तमाम तर वजूहात जानेंगे। आज जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मस्तूंग हंगू 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में धमाके, 90 अफराद शहीद। दहशतगर्दी ने दर्जनों घर उजाड़ दिए। सिक्योरिटी इदारों का दुश्मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दुश्मनों के खिलाफ हतमी कार्रवाई कब होगी? इदारे इतनी बड़ी तबाही पेशगी रोकने में नाकाम क्यों रहे? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क की माशी तबाही के जिम्मेदारों के कोर्ट मार्शल। आर्मी चीफ ने बड़े फैसले कर लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त, मुलव्विस किरदारों को जेलों में डालने का फैसला। बॉर्डर पर चेक पोस्ट बढ़ा दी गई। क्या डॉलर्स, चीनी, यूरिया और आटा स्मगलर्स अब भी अपनी आदत से बाज आ जाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे न्यूयॉर्क में PIA मलकियती मशहूर रोजेवेल होटल में गैर कानूनी तारकीन वतन ने डेरे डाल लिए। कई गिरफ्तार। तारीखी अहमियत के हामिल होटल की चंद डॉलर्स के लालच में तस्दीक जारी। ये सिलसिला कौन रोकेगा और कब रुकेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे साबिक गवर्नर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम जी। अच्छा जुबैर साहब, जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा कि खबरें यही हैं कि टिकट बुक करा लिए, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं फाइनली। बताएं इस पे अभी भी कोई इब्हाम की सूरत हाल मौजूद है? क्योंकि अभी भी एक 100% यकीनी सूरत हाल जो है वो नहीं है। तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं और उस हिसाब से सारी तैयारियां पूरी हैं? जी 100% तैयारियां हो रही हैं। जाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान में लोगों को कहा गया है कि कारकुनान वहाँ लाहौर पहुंचे, तो वो एक बहुत बड़ा मरहला है, आसान काम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से भी, आज़ाद कश्मीर से भी और चारों सूबों से लोग आएंगे, तो वो उसकी तैयारियां हो रही, जोश और खरोश से। बाकी कंफर्म्ड है, बाकी सब। अच्छा, तैयारियों के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि टिकट होल्डर्स को टास्क किया गया है और मशरूत की गई हैं कि उनको टिकट्स इस सूरत में दिए जाएंगे अगर वो बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आएंगे। तो इस हवाले से क्या खबरें हैं और क्या कंफर्मेशन मतलब ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन ये तो मैं भी कह रहा हूँ यहाँ बैठ के कि भाई जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि उनके पास वोट भी है या नहीं। और ये बड़ी एक जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कितने लोग आपके पीछे हैं आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो ये तो जाहिर सी बात, अगर MNA 2 बंदे नहीं लेके जा सकता तो वो उसको फिर MNA का टिकट क्यों मिलेगा? ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है। बिल्कुल कहा गया, उनके लिए चैलेंज है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपका जुबैर भाई। आप समझते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जो केसेस वगैरह सारा पता है आपको, एक हंगामा भी है उस पर अपोजिशन की, वो खान साहब की पार्टी वगैरह भी रौला डाले कि आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद भी इस पे होंगे। उसके ऊपर आप लोगों ने रख लिया है कि जलसा होगा, वो भी मीनार पाकिस्तान पे होगा। आप समझते नहीं है कि अगर लोग ना इकट्ठे हो सके, ऑलरेडी एक उस पर पॉपुलैरिटी के मसाइल हैं, केसेस हैं, कंट्रोवर्सी है, ऊपर से बंदे इकट्ठे ना हुए तो ये ज़्यादा बड़ी पॉलिटिकल डिजास्टर नहीं हो जाएगी? बेहतर होता वो आते वहाँ से, अगर उन्हें अदालत में जाना है वहाँ जमानत कराते या रेमंड जाते और फिर अपने जलसे जुलूस जारी रखते, वो बेहतर ऑप्शन था? या ये आपका ख्याल है कि ये बेहतर ऑप्शन है मीनार पाकिस्तान वाला? देखें क्लासा साहब, चाहे बिजनेस हो, चाहे हुकूमत में आप हों और पैसे कर रहे हो, या सियासी फैसले जैसे ये, एक अपसाइड भी होती है और एक डाउन साइड भी होती है। जी सर। ऐसा कभी नहीं होता कि जी आपको रिस्क ही ना हो किसी चीज पे, कि अपसाइड ही अपसाइड हो कि जी आपका सब कुछ प्लस होगा। बिल्कुल। तो ये चैलेंज है कि जी आप रैली कर सकते थे। रैली अगर आप करते हैं तो आपको पता है वही 50,000 लोग जो जलसे में आते हैं, अगर वो रैली की सूरत हो तो वो तो इतना बड़ा एक मजमा लगता है, क्योंकि बसेस भी होती हैं, कारें भी होती हैं, मोटरसाइकिल्स भी होते हैं, तो एक तरह से मीलों लंबा एक आपका वो होता है। तो वो आसान होता है, रैली करना आसान होता है। मैंने तो 3.5 साल मरियम नवाज के साथ किए जलसे और रैलीज वगैरह। तो रैलीज करना आसान होता है, जलसा करना बिल्कुल चैलेंज होता है। फिर आपका कंपैरिजन होता है कि जी इमरान खान ने किया था अक्टूबर 2011 में, क्या उससे बड़ा जलसा होगा? और फिर एग्जाइल से वापस
आपकी बीवी शहीद आई थी वापस 1986 में, वो भी पहले रैली की सूरत में आई थी, फिर जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान। तो लोग जाहिर है कंपैरिजन भी करते हैं। फिर बेनजीर शहीद यहाँ कराची आई थी अक्टूबर 2007 में, और मियाँ साहब खुद आए थे नवंबर 2007 में, शहबाज साहब मियाँ साहब। तो वो बिल्कुल एक वो ये चैलेंज तो होता है, लेकिन आप छुप के तो नहीं, हाइड करके तो नहीं पॉलिटिक्स करते हैं। अगर आप ये शो ऑफ स्ट्रेंथ अभी नहीं कर सकते हैं कि 4 साल के बाद ये कितना बड़ा लीडर आ रहा है और उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा वो एक चैलेंज है। इस लिहाज से चैलेंज है कि यहाँ से हम एक स्टेटमेंट दे सकेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होगा, तो फिर आप ये बता सकेंगे देखें हियर इज द लीडर, और ये इतना लोग बेताब हैं कि पूरे पाकिस्तान से आके अटेंड किया है, और इसी मोमेंटम के साथ आपकी एक इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। अच्छा सर, वो आपका चले हम बेनजीर भुट्टो साहबा के उन 86 वाले जलसे से तो कंपैरिजन चले नहीं करते। उसकी वजह थी कि भुट्टो साहब को फांसी वो लगी हुई थी, ख़वातीन थी, एक एलिमेंट ऑफ सिंपथी था, लोगों में शायद गिल्ट थी कि हम भुट्टो साहब को नहीं बचा सके, अचानक फांसी दी गई। उसके बड़े फैक्टर्स से सो बड़ी तादाद में लोग जो है ना 5-6 साल बाद वो निकले थे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसके इमरान खान साहब वाले 2011 का जलसा जो था ये उससे बड़ा जलसा कर सकेंगे? अगर उससे बड़ा जलसा ना कर सके तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको पॉलिटिकली तौर पर टॉन्ट, सार्केज़म और इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और आप शायद देखें ये बिल्कुल 21 तारीख की रात को आपके प्रोग्राम में भी और सब जगह पूरे चैनल्स पर ये बातें होंगी कि कितना बड़ा जलसा था। ट्रू। और ये मेरे से लोग पूछते हैं कि कितने लोग होंगे। मैं तो नंबर्स में कभी भी बिलीव नहीं करता। एक जलसा अगर बड़ा है तो सबको लग जाएगा बड़ा, और अगर नहीं है तो सबको नजर आ जाएगा कि बड़ा जलसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो 2011 के इमरान खान के जलसे से बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला, और हमें पूरी उस पर यकीन है, बावजूद इसके कि उसमें 2011 में जो कुव्वतों ने मदद की थी इमरान खान को जलसा बड़ा करने की, वो हम उसके बेसिस पर नहीं करते, हम अपने कारकुनों और सपोर्टर्स के बेसिस पर कर रहे हैं। वैसे सर आपने बात की कि जो उनके सपोर्टर थे 2011 में, अब भी तो समझा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, पावर है, और उसके बगैर तो मियाँ साहब नहीं आ रहे। तो ठीक है वो लोगों को जलसों में लेकर ना आए, लेकिन पंजाब हुकूमत में तो वज़ीर आला तो आप लोगों का बैठा हुआ है, जिसको लगाया गया था, PTM नहीं लगाया था वज़ीर आला, वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में कई मुलाकातें भी हुई उन्हीं के। तो आपकी हुकूमत है एक तरह के पंजाब की, तो वो सपोर्ट तो अब भी है आपके पास जो इमरान खान साहब को 2011 में थी। तो अभी भी तो कोई एस्टेब्लिशमेंट या पंजाब हुकूमत कोई आपकी दुश्मन नहीं है, मुखालिफ नहीं है सर? देखें एक तो फर्क है बिल्कुल। 2011 में तो एक लॉन्च किया गया था एक प्रोजेक्ट इमरान खान, उसको आगे लेके जा रहे थे। उसमें जो किरदार थे वो बहुत दफा डिस्कस भी हो चुके, वो जनरल शुजा पाशा और जनरल क्यानी और उसके बाद ज़हीरुल इस्लाम और उस सारे। हमारा ये, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आज हमारी जंग हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या लेकिन उसके साथ हम ये भी नहीं कह रहे कि हम एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके कुछ करना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट हम पहले भी ये कहते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी कि वी आर अ पॉलिटिकल फोर्स, PTI इज अ पॉलिटिकल फोर्स, हमें सियासी मैदान में उनसे डायरेक्ट मुकाबला करने थे, आप बीच में से हटते। हम ये थोड़ा कहते थे वहां से हट के हमारी तरफ आते। तो अगर हमारे अगर कारकुनान बाहर नहीं निकलेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट में उसका अमल दखल नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल होती है, लेकिन पार्टीज के बारे में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि वो न्यूट्रल होती है। या आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं या फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि अगर हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है। प्रो जगह एक तो मैं वजाहत कर दूं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो एक एलिमेंट होता है जो पाकिस्तान में हर सियासी जमात गुजर चुकी है उससे बशमूल PTI, वो ये होता है कि जी हम जब हमें कहते थे कि आप क्यों खिलाफ हैं, हम यही एक नुक्ता था कि पाकिस्तान के एक आइन है, हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी मुल्क है, और आइन में एक हर एक का रोल लिखा हुआ है, चाहे वो फौज है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे जो भी है। और उसमें अगर वो अपना अमल दखल दूसरे पॉलिटिक्स में आके करेगी जो उसका काम नहीं है, उसको आप फिर कहते हैं कि जी हम वी आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट देयर इन्वॉल्वमेंट। तो उसको आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहें या जो भी कह लें, हमारा इस वक्त जो वो स्टांस है वो मुख्तलिफ है जो हमारा 2020 या 2021 या 2018 से था या 2017 से था।
इसलिए कि हम समझते हैं कि उस वक्त एक प्रोजेक्ट के तौर पर इमरान खान को लॉन्च करना था और हमें तबाह करना था। तो उस वक्त तो हम बिल्कुल एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट शुड बी, इंडिया में क्या है एस्टेब्लिशमेंट? न्यूट्रल है ना, मिलिट्री। यूके में क्या है? न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल का मतलब ये है कि वो फौज मातहत तो है वहाँ हुकूमत के, सबसर्विएंट टू द सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, मिसाल के तौर पर बीजेपी आज इंडिया में, उसकी मातहत नहीं है। अच्छा जुबैर भाई, आपने तो अभी बात की न्यूट्रल की बात की, दो चीज़ें हैं सर। एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम समझते हैं कि ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त न्यूट्रल है जब वो हमें सपोर्ट कर रही हो तो न्यूट्रल है भाई, अगर वो हमारे मुखालिफ को कर रही है तो पॉलिटिकल मेडलिंग कर रही है। यही बात आपको याद होगा खान साहब जो हैं उन्होंने की थी, जब उनके साथ मिल गई थी उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट, तो उस वक्त कहा गया था कि ना पॉलिटिकल मेडलिंग जो आप बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट है। जब आप लोगों के हवाले से आ रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं और मियाँ साहब को लाया जाता है, तो आप कहते हैं जनाब वो न्यूट्रल हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं है क्योंकि आपके साथ है। सो ये सारी लड़ाई तो इस पर चल रही है कि जनाब कि अगर ये फौजी जर्नल्स वो आपके साथ हैं तो न्यूट्रल हैं, या खान साहब के साथ हैं तो वो फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और उस पर सेम खान साहब कहते हैं अगर वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं तो वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब तो वही है कि जो आपके साथ मिल जाए सर वो फिर न्यूट्रल हो जाता है, दूसरा कहते हैं नहीं जनाब ये तो सियासत में हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट साइड्स। इसके तो जज आप ज्यादा अच्छे हैं। मैं तो वही बात करूंगा, देखिए 2022 में भी लोग कहते हैं कि जी हमने हुकूमत इसलिए तब्दील कर सके थे क्योंकि फौज ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था और हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। हमारे हिसाब से थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसको बयान करने का तरीका, और वो ये है कि वो इमरान खान से तंग आके उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, जो कि खुद इमरान खान ने हुकूमत जाने के बाद ये कहा कि जब उनको वोट भी चाहिए होता था एस्टेब्लिशमेंट तो वो जाते थे एजेंसीज के पास। तो जब एजेंसीज ने उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो वो तो खुद एग्री कर रहे कि उनको वोट नहीं मिलने थे ना, तो वोट नहीं मिले उनको और हमें मिले वो वोट। तो उसके बुनियाद पर हमारा और आपका बिल्कुल नुक्ता पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा सर, जब वो मरियम साहबा ये कहती थी कि जनाब तराजू के पलड़े बराबर करने पड़ेंगे, जो 2018 में नवाज लीग के साथ किया गया था वही अब आपको पीटीआई के साथ करना पड़ेगा। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनको उम्मीदवारों पर पर्चे थे, टिकट नहीं ले रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट पीछे थी। तो आपको लगता नहीं है कि उसी तरह का प्रोजेक्ट जो है 2023 भी वही चल रहा है सर, सेम ऑलमोस्ट? इस वक्त खान साहब जेल में हैं, उनके वर्कर पे पर्चे हैं, लीडरशिप भागी हुई है, वो पार्टी के लोग इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, तो पलड़े बराबर हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जहां से उनको लेकर गए थे वहीं वो वापस लेकर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। आर यू सेटिस्फाइड के लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है इसको, ये नवाज लीग को? हमें तो सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड है बिल्कुल। पीटीआई अभी तो इनफैक्ट पीपीपी भी कह रहे थे कि वो सेटिस्फाइड नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है पीटीआई वाले, तो मेरा हमारे उसमें पीरियड में जब हम कहते थे पलड़े बराबर होने चाहिए, तो हमें ये लगता था और बिल्कुल हम कन्विंस थे कि जो जुडिशरी है, सुपीरियर जुडिशरी, वो हमारी मुखालिफ है, बिकॉज वो उस अमल का हिस्सा थी जिस अमल से नवाज शरीफ को गिराया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, हुकूमत को बाहर निकाला गया था। उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो हम बार बार उसका जिक्र कर चुके हैं, जो भी थे साकिब निसार और खूसा और वो जो भी दूसरे अजमत सईद से। तो आज हम ये कहते हैं, और मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि फायद ईसा जो उनका पास रिकॉर्ड है, नाउ ही इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट, और उनका जो पास रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ऐसा है जिसमें उन्होंने बड़े फैसले दिए। फैजाबाद धरने का जो उन्होंने फैसला किया था वो बड़ा फैसला था। वो उस वक्त ऐसी बात, कोई ऐसी जजमेंट को लिख नहीं सकता था। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो अगर उनकी एसेसमेंट की बात पर फैसले करेंगे, सो पीटीआई हैज अ ग्रेट एडवांटेज। और मैं नहीं समझता कि जस्ट बिकॉज के उनको निकालने की कोशिश की थी इमरान खान ने जस्टिस फायद ईसा को, तो वो रिवेंजफुल होंगे। अगर वो जाए उनको प्लीड करें, और मैं तो चाहूंगा कि हमारा पॉलिटिकल मुकाबला होना चाहिए पीटीआई। आप कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मतलब अब आप मेरे से लीगल पोजीशन तो ना लेना सर। अगर उनका जो लीगल जो उनके केसेस है, अगर वो फैसला बिल्कुल उनके साथ, मुझे लगता है कि इंसाफ से होगा जस्टिस फायद ईसा से। अच्छा सर, आप क्लियर हो जाते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? सर 2018 में एक प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो मुझे आपकी बात समझ आ रही, उनको जेल में डाल के खान साहब को जितवाया गया। अब लगता है कि खान साहब को जेल में डाल के दूसरे वजीर आजम को जितवाया जाएगा। तो पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसे ही होंगे कि एक वजीर आजम जेल में होगा तो दूसरे को
इलेक्शन जिताएंगे, दूसरे को ले आएंगे, जेल में डाल देंगे, तीसरों को बनवाएंगे। सो ये चलता रहेगा सर पाकिस्तान में। देखिए मैंने आपको बताया ना 2018 में चीफ जस्टिस जो थे साकिब निसार थे। साकिब निसार बाकायदा वो पॉलिटिकल उनके प्लेयर थे पीटीआई के। आपको मैं याद दिला दूं, जब वो जाते थे अस्पतालों में और बेइज्जती करते थे, वो अंडरमाइन करते थे पीएमएलएन को। जब उन्होंने डैम फंड इकट्ठा करना शुरू किया और उसकी प्रमोशन करनी शुरू की, तो दैट वाज गोइंग। क्यों इमरान खान इतना खुश था? वहां जनरल बाजवा भी जा रहे हैं 1 बिलियन रुपए देने के लिए साकिब निसार को, इमरान खान साहब भी है। और जब वो लंदन फंड रेज करने जा रहे तो पूरी पीटीआई की क्यादत वहां की जो थी वो उनको होस्ट करती थी। तो वो तो बिल्कुल मिले हुए थे। आई मीन ही वाज अ पार्टी। शेख रशीद के उसमें जा रहे हैं, जाके जो वो अंडरमाइन कर रही थी, यहाँ ये काम क्यों नहीं हुआ जो हुकूमत वक्त पिछली थी पीएमएलएन की हुकूमत। तो वो तो ही वाज अ पार्टी टू पीटीआई, ही वाज पार्ट ऑफ। अच्छा सर, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। कभी ये बशीर मेमन साहब जो हैं साबिक डीजी एफआईए सर, आपके हवाले से आ रही थी कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन के कन्वीनर बनाया गया है। आपको हैं रिजर्वेशन उनके इंडक्शन पे सर अपनी पार्टी में? मेरा ख्याल है ये खलासा साहब, ये हमारा इंटरनल पार्टी मामला है और मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा पब्लिक में, क्योंकि ये मेरे से तो शायद खाकाना बासी के बारे में कोई सवाल पूछते तो मैं ये कहता हूँ इंटरनल पार्टी मामले वो पार्टी के अंदर बैठ के हल होना चाहिए। मतलब आप उससे लग ये रहा है जुबैर भाई के आपको खुश नहीं है ज्यादा कि एक फार्मर ब्यूरोक्रेट जो है वो पार्टी को ज्वाइन किया है, या कोई नए लोग हैं तो वो वेलकम नहीं है पार्टी में, कोई इस तरह का तस्वीर है? बिल्कुल नए लोग क्यों नहीं, अगर एक शख्स है वो अहल भी है, अगर उसका बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेट हो तो वो क्यों नहीं कर सकता पॉलिटिक्स। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था तो लोग कहते थे कि बैकग्राउंड इसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सियासी बैकग्राउंड तो है ही नहीं। तो उस वक्त मुझे कंसर्न होता था ना कि भाई क्या हो गया मेरे ऊपर, क्यों ये तो नहीं हो सकता कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर और सारे पुश्त जो थी पिछले 6 जनरेशन पॉलिटिक्स में थी, अगर वो नहीं है तो आई डोंट थिंक सो दैट इज एन इशू। तो आपका क्या ख्याल है? आपने बात की अहल हो, तो आप समझते हैं बशीर मेमन साहब इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ के पार्टी के लिए कोई बेहतर रोल प्ले कर सकें सिंध में? सर नहीं, बिल्कुल कर सकते, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा, आपने जो सवाल मेरे से पूछा था, मैंने कहा था ये इंटरनल पार्टी का इशू है और इंटरनल ही डिबेट इस पर ज्यादा सही होती है। कोई डिबेट हुई है पार्टी के अंदर? डिबेट हुई? आपसे मशवरा, आपसे सर मशवरा किया गया? बिकॉज आप सिंध को देखते हैं, गवर्नर रहे हैं, बड़े उनके एक्टिव हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, कोई आपसे मशवरा किया गया था पार्टी की तरफ से कि इनको हम ले रहे हैं बशीर मेमन साहब को? कोई आपको मसला तो नहीं है? क्लासा साहब, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है मेरे ख्याल है। नॉट स्पीक ऑन दैट। चलें सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया, वी आर ग्रेटफुल सर, आप हमारे कुछ सवालात के जवाब दे दे। थैंक यू सर। जी, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब, जिनका जिक्र भी हो रहा था और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है नून लीग में। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये हुआ और क्या आउटकम्स देख रहे हैं वो पार्टी ज्वाइन करने के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बशीर मेमन साहब, आपने मुस्लिम लीग नून में एक फॉर्मल शमूलियत इख्तियार कर ली, आपको बल्कि जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। ये बताइए कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद थी जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टीज को आप ज्वाइन कर सकते थे, मुस्लिम लीग नून का इंतखाब आपने क्यों किया? ऑप्शंस मौजूद थे ये आप कैसे कह सकती बेटा? मतलब आप कर सकते थे, पीटीआई को भी ज्वाइन कर सकते थे, आप पीपल्स पार्टी को भी कर सकते थे, अमंग ऑल दी अदर पार्टीज। पीटीआई इस काबिल है कि कोई शरीफ आदमी उसको ज्वाइन करे 9 मई के इंसिडेंट के बाद, खास तौर पे? यानी लेट्स पुट इट दिस वे कि और पार्टीज ही मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून क्यों? मैं एक बात मैंने आपसे बेटा बिल्कुल एक शरीफ आदमी पीटीआई ज्वाइन कर सकता है 9 मई के, खास तौर पे 9 मई के बाद। और दूसरा जो इनके जो गालम गलोच ब्रिगेड है उसका हिस्सा बन सकता है, मुझे खुद बताओ। सही। अच्छा सर, मुझे वो शायद ये पूछना चाह रही हैं रबिया जो हैं कि मतलब 3-4 पार्टीज के हिसाब से आपका बड़ा प्रोफाइल है सिंध में, आपकी अपनी पॉलिटिकल अपना ग्राउंड भी, आपके भाई जो हैं वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो इस तरह से मैं कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ऑप्शन भी था, पीटीआई भी थी वहाँ पे, अगर फंक्शनल पगाड़ा लीग साहब भी थे, जीडीए भी थी, तो उनमें से क्यों नहीं? मैं खैर कुछ तो जानता हूँ कि पीपल्स पार्टी में इसलिए नहीं जा सकते थे, बहुत कम लोगों को याद रह गया होगा
कि 40 बिलियन रुपीस का जो FIA का वो फेक अकाउंट्स, करेंसी, फलूदे वाला, रक्शे वाला, चावल वाला, तो देग वाले जो स्कैंडल थे वो आपने इन्वेस्टिगेट किया था, जरदारी साहब को भी किया था और फरियाल तालपुर साहब को किया था, और इसी वजह से वो जेल में भी गए थे, इसी वजह से इमरान खान साहब आपको पसंद भी करते थे। सो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं लेना था कि जिस बंदे ने 40 बिलियन रुपीस का उनका मनी लॉन्ड्रिंग और सारी लेन देन एक्सपोज किया हुआ एज ए DG FIA, तो उन्होंने तो नहीं आने देना था। बाकी ऑप्शन बचते थे GDA और फंक्शनल लीग के, तो वो वहाँ पे आप समझते छोटी पार्टीज थी, वहाँ पे जगह नहीं बनती थी, तो लिहाजा एक बड़ा फोरम है, बड़ी पार्टी है नवाज लीग, सो दैट्स द रीजन यू जॉइंड देम। सर खान साहब के साथ वैसे आप बता रहे हैं कि एक बैड ब्लड भी रहा है आपका। नहीं, मेरा बैड ब्लड तो वही 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 वाली बात है। आज किसी दोस्त ने मुझे सवाल भी किया था सर, तो मैंने तो उनको कहा कि एक बात मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग फंक्शनल में अभी भी मेरा भाई मुस्लिम लीग फंक्शनल का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मटियारी का जी। अच्छा, मैं ये समझता हूं 9 मई के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में अब, और जो इकोनॉमी की जो आजकल को हालात हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे लीडरशिप की जरूरत है। मेरा ओपिनियन है अपना, कोई उससे डिसएग्री कर सकता है गाली दिए बगैर, कि मियां नवाज शरीफ साहब में वो सलाहियत है जो जब 2016-17 में तूफान बदतमीजी शुरू होने से पहले और जो कुछ 3.5 साल में हुआ, उसके बाद इकोनॉमी को किसी ऐसे लीडर की जरूरत है जो कि पाकिस्तान को फिर से 5.8 और 6+ GDP ग्रोथ पर ले जाए, नंबर 1। नंबर टू, उसके अंदर इतनी ज्यादा बर्दाश्त हो कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो ये कह दे कि मैं अपने मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं, मुल्क मेरे लिए पहली प्रायोरिटी है। और मैं समझता हूं कि ऐसी लीडरशिप की इस मुल्क को जरूरत है इस वक्त, जो इस मुल्क को लेके आगे बढ़े, इकोनॉमी को लेके आगे बढ़े और हमारे आइंदा नस्लों की जिंदगी को संवारे, जो बेहतर हो। हमने तो भुगत लिए 3.5 साल, अब तजुर्बे नहीं हो सकते। अब हमें चाहिए ऐसा आदमी, ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमें आगे ले जा सके, इकोनॉमी को बेहतर कर अच्छा, सके। आपने मेमन साहब, मैं क्योंकि आप जब यहाँ DG FIA थे, बड़े करीब से आपकी वर्किंग भी देखी है, आपसे भी दुआ सलाम रही है कई दफ़ा। आपने जब आसिफ अली जरदारी साहब पे JAT बनाई थी और बहुत सारे ये चीज़ें आपने अनर्थ की थी, और जैसे स्कैंडल आया सारा, बहुत कम लोगों को पता होगा आपका कारनामा था और मुश्किल काम था। इसके लिए आपकी फैमिलीज ने भी सफ़र किया, आपकी बहू ने, बच्चों ने, वो लंबी कहानी है ज़ाती, आपने कैसे आप लोगों ने सिंध में बैठे थे तो जरदारी साहब की हुकूमत थी, आपने फेस किया, सफ़र किया, फेयर इनफ। एक JAT इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब पे भी बनी थी, जैसे जरदारी साहब के फलूदे वाले, रक्शे वाले, चौक वाले, फलाने वाले, ये कुल्फ़ी वाले के वो आए थे, अकाउंट्स आए थे, ऐसे हमने देखा कि उसमें पनामा केस में जो JAT बनी थी उसमें भी मतलब अगर आपकी तरह बड़े बड़े लोग थे, वो ISI के थे, MI के थे और बड़े इदारों के लोग थे, उन्होंने भी अपनी को 10-12 रिपोर्टें दी जिसमें उन्होंने कहा जी 5 बरे-आज़मों में तो इनकी जदादें हैं और पूरी हिंद सिंध में जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं। सो अगर वहाँ पे हमें नज़र आ रही थी, करप्शन नज़र आ रही थी, तो इधर भी तो कोर्ट में सारी चीज़ें पेश हुई, रिकॉर्ड पे आई, सब कुछ हुआ। तो आप अभी समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्लीन हैं, उन पर कोई ऐसा वो उस तरह के इल्ज़ाम करप्शन के वो ठीक नहीं है, जैसे जरदारी साहब पे ठीक हैं और इन पे गलत हैं, आपका ख्याल है? मैं आपको एक अर्ज करूं मैं आपको दो चीज अर्ज करूंगा जी। पनामा पे JIT बनी और सजा मिली अकामा पे। उमर चीमा साहब ने पनामा की स्टोरी ब्रेक की थी, आप उनसे पूछ ले कि वो क्या समझती है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, उन्हीं कागजात में से कागजात ढूंढ के पता नहीं कहां से मेरे सामने लाए गए थे इमरान खान साहब के जमाने में, जो के बाद में भेजे गए NCA को कि शहबाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने लिख के भेजा, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। मैं JIT पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं जरूर और आज JIT बिल्कुल खुलकर सामने आ गई
एक केस में जिसमें कन्विक्ट हुई थी मरीम नवाज साहिबा, उसमें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अक्विटल कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया, 2 जुमले ये भी जजमेंट में एडिड है कि भी जो प्राइमरी अक्यूज है उसके पर ही केस साबित नहीं होता। अच्छा, अब वो शख्स, अब मैं आ रहा हूं कि वो शख्स जो अपनी शरीक हयात को हॉस्पिटल बेड पे छोड़ करके पाकिस्तान आया सजा काटने के लिए लंदन से, और आकर के गिरफ्तारी दी, और उसकी बेटी ने आम कैदियों के साथ, आम कैदी खवातीन के साथ C क्लास की जेल काटी। उसकी दिलेरी देखे बाप बेटी की। अब आ जाते हैं हमारे मौजूदा जो कन्विक्ट कैदी है, अडियाला में भी वो वापस आ गए हैं अटक से। वो फरमाते हैं कि बाथरूम अटैच वाला मुझे कमरा चाहिए जिसमें कलर रंग, उस कलर रंग की टाइल लगा दो जो कि मैं चाहता हूँ, मुझे अपनी चॉइस के कलर का बाथरूम चाहिए। सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ मेमन साहब, ये बातें तो नवाज शरीफ साहब ने भी की थी जब जनाब मुशर्रफ के दौर में गिरफ्तार हुए थे और पहली दफ़ा उनको अदालत में पेश किया गया था, तो उन्होंने भी इसी तरह की उन्होंने शिकायतें अदालत में की थी कि मेरा कमरा ठीक नहीं है, बाथरूम ठीक नहीं है, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, ये नहीं है। वो तो उस वक्त वो रिकॉर्ड पे चीज़ें, सब वो तो जो भी प्राइम मिनिस्टर साबिक हो या जो भी हो, वो अदालत में जाकर ये कहते हैं सहूलतें हमें नहीं मिली। की बात नहीं कर रहा मैं, इमरान खान की बात कर रहा हूँ जो मैं समझ गया सर, आई गॉट योर पॉइंट का खान साहब ने कहा, लेकिन ये बातें नवाज शरीफ साहब ने भी की हुई है एग्जैक्टली के जी कि मुझे सहूलतें बात कर रहा हूँ। लेकिन वो वॉलंटरली आया था लंदन से जी, अपनी बेटी को लेकर के, वॉलंटरली आया था लंदन से, और ये ट्रोल्स कहते थे कि ये झूठ बोल रहा है कि उसकी बीवी बीमार है। मतलब अच्छा सर एक और आता है सर आप पे, क्योंकि साफ ज़ाहिर एतराज़ात तो आते हैं। अब आप आ गए हैं, वो हमारी उस रैकी में कहते हैं कि वंस जब आप दरिया में जाएं तो फिर बारिश के फींगों से तो नहीं डरना चाहिए आपको। सो आप बातें तो हों कि साफ ज़ाहिर नो यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 साल बाद अब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किए। एक बड़ा एतराज़ आप पे PTI वाले ये करते हैं, देखा हम तो कहते थे कि ये मेमन साहब जो हैं वो इनके शरीफों के साथ मिले हुए हैं, जब खान साहब वज़ीर आज़म थे वो कहते थे मनी लॉन्ड्रिंग पे इन पे केसेस करें, आप ख्वाजा आसिफ साहब पे आर्टिकल 6 के तहत करें, दुबई में करें, फ़लाँ के खिलाफ करें, तो कैबिनेट फैसलों पे अमल नहीं करते थे। इन्होंने बचाया तमाम इनको नवाज लीग के जितने बड़े बड़े केसेस थे, इन्होंने इनको किसी को कुछ नहीं कहा जो भी खान साहब कहते थे। और क्योंकि उन्होंने आपको DG FIA के तौर पर अपॉइंटमेंट की थी, सो यू प्रोटेक्टेड देम, आपने उनको बचाया, लिहाजा अब आपने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि देयर वाज कोलैबोरेशन, कि आपने उनके बंदों को सेव किया, उनके केसेस से बचाया और खान साहब को डिफाई किया। लिहाजा वो कहते हैं हम तो ठीक कहते थे कि वो तो पहले दिन से उनके साथ थे। इज इट ट्रू असेसमेंट जो उनकी है आपके बारे में सर? ये आपका सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है, और थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट, अदरवाइज इट्स वेरी टफ कि जब आप इतनी क्रिटिसिज्म आ रही हो कि अप्रिशिएट करें। यू आर द फर्स्ट वन, लेट मी से दैट, अदरवाइज आगे से बड़ी एक उसकी वॉली ऑफ वो आती है, मतलब है उस पर तनकीद आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग इट। ये जरा मुश्किल था थोड़ा सा। मैं आपको अर्ज करूं, नहीं उसकी वजह है कि मैंने ये सारे कागजात देखे थे और मैंने कहा था कि ये सारे झूठे केसेस हैं जो कि कोर्टों में गए, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसले उन सब केसों के मुतालिक मौजूद हैं। उन सब ने उन केसेस को झूठा करार दिया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैं नहीं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये केसेस दर्ज किए गए। 1 2 फिर उन्हीं में से एक केस उठा करके भेजा गया था NCA UK को कि बशीर नहीं कर रहा, नैब ने कर दिए, नैब से भी नाकामी हो गई, अब कोर्टों ने नाकाम कर दिया, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर उन्होंने कहा कि जी हम भिजवा देते हैं इसको उधर UK, इनको वहां पे परेशान करे। UK की जो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी, आप भी लंदन में रहे हैं और आप जर्नलिस्ट हैं सर, मुझे बताएं, दुनिया की मानी हुई वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वाइट कॉलर क्राइम की, उसने कहा कि नहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। अभी भी आप कहते हैं
कि पीटीआई का ये मुतालबा कि मैं उनको सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा बात बताऊं, सर हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया मरियम नवाज साहिबा को, कैप्टन सफदर को, उन्हीं केसेस में, एक केस में। अच्छा, फिर और उसकी और क्या गवाही चाहिए कि वो बंदा गिरफ्तार होने के लिए आया था, और अभी भी उसने कहा कि ये सारा तूफान बदतमीजी, ये जो मीडिया पे पिछले दिनों चलता रहा, कई दिनों से चल रहा है। अच्छा, फिर काजी फाइज ईसा वाली मैंने बात की थी, उस वक्त मैंने बात की थी, खुद प्राइम मिनिस्टर की नौकरी जाने के बाद इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने खुद फरमाया कि मेरी गलती थी। अच्छा, फिर उन्होंने जो रिव्यू पिटीशन डाली थी फैजाबाद धरना केस में, उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? अच्छा, ये लीडरशिप है? ये देख करके अच्छा, फिर साइफर का जो उन्होंने किया है अशर, हमारे दुनिया में हमारी बदनामी करवा दी, हमारे सफरा से तो पूछे ना, मेहरबानी करें, किसी सफीर से पूछ ले, अपने गपशप में आपकी बहुत ज्यादा दोस्तियां होंगी, आप उनसे पूछ ले आजकल उनकी क्या पोजीशन है, एम्बैरेसमेंट, कितनी एम्बैरेसमेंट फील करते हैं अपने डिप्लोमेटिक क्लब्स में जाते हुए, वहां पे जो तंजानिया में कोई पोस्टेड है, कोई अमेरिका में पोस्टेड है, कोई यूके में, कोई जर्मनी में, कोई फ्रांस में। दूसरे डिप्लोमेट्स उनके साथ बात करते हैं खुल के? नहीं, इसलिए कि खुल के बात इसलिए नहीं करते, उनको पता है कि ये बताएगा और उनको कोई ना कोई। अच्छा सर, एक और बताएं मेमन साहब, एक और सर, आप DGFIA रहे हैं और ये इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट ये उस अमेरिकन FBI के बराबर हम समझते हैं पाकिस्तान में। यहाँ की FIA, वहाँ की FBI, चलो परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट उसको तो साइड पर रखते हैं। जेम्स कॉमी थे उस FBI के हेड थे, उनको ट्रंप ने गलत बातें की, उन्होंने इनकार कर दिया जी मैं नहीं करता, हालांकि उनके 10 साल के लिए पोस्टिंग होती है, 4 साल उनके हुए होते। उन्होंने कहा जी मैं आपके कहने पे गलत काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा, जेम्स कॉमी ने कहा, उन्होंने उनको डिसमिस करके घर भेज दिया। ऑलमोस्ट सिमिलर आपकी भी यही बनती है कि खान साहब ने आपको गलत काम कहे, गलत चीज़ें कहीं, आपने इनकार कर दिया, उन्होंने आपके साथ भी यही अशर किया, अल्टीमेटली आपको इस्तीफा देना पड़ गया, आपकी पेंशन रोक ली, उन्होंने कर दी। फेयर इनफ, ऑलमोस्ट जहाँ तक सिमिलर है। लेकिन अमेरिका में हमने देखा जेम्स कॉमी जो हैं, वो अगर ट्रंप ने उनके साथ ये काम किया, उनको विक्टिमाइज किया, 6 साल की नौकरी उनकी चली गई FBI की, वो भी चले गए, घर चले गए, वो जाकर जो बाइडेन के साथ नहीं मिल गए। उन्होंने कहा जी हमारा एक अपना एक ब्यूरोक्रेसी का अपनी क्रेडिबिलिटी है, हमारी इंटेग्रिटी है, हम इसमें नहीं है कि अगर एक प्रेसिडेंट ने मुझे डिसमिस किया है तो मैं जाके दूसरे के साथ मिल जाऊं, देखा कि इन्होंने कितनी बड़ी ज्यादती की या गलत लोग थे, अपनी उसने स्टेटस अलहदा रखे। तो आपको लगता नहीं है कि आपने यहाँ तक तो ठीक था कि खान साहब ने एग्जैक्टली वही किया जो ट्रंप ने उस जेम्स कॉमी के साथ किया था, लेकिन दूसरा काम जो है सियासी तौर पर एक पार्टी के साथ जाना, आप समझते नहीं तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके अब तक रहे हैं वो थोड़े से डाउटफुल हो जाएंगे, क्वेश्चन जाएंगे कि मतलब तो वही है कि इनके शरीफों के बारे में कहा जाता है हर एक को ख़रीद लेते हैं, कोई सहाफ़ी, कॉलम निगार, एंकर, जज, मतलब नेम एंड पुलिस वाला हो, DMG वाला हो, यहाँ पे जो भी है वो सब के लिए उनके पास पैकेजेस हैं, आएँ और पैकेजेस से डील है, ऑफ़र करें। तो आप समझते नहीं कि इससे मज़ीद एक धचका लगेगा आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी को, और अगर हो सकते आपकी इंटेंशंस ठीक हों, सब कुछ आपकी नीयत ठीक हो, कोई आपको गलत फ़ायदा नुकसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। DGFIA थे, बहुत कुछ ले सकते थे, उस वक्त नहीं लिया तो आप क्या लेंगे। लेकिन क्वेश्चन तो उठेंगे कि जेम्स कॉमी ने जाके जो बाइडेन को ज्वाइन नहीं किया सर, कि मैं इसका मुखालिफ है तो मैं उसके साथ मिल के अब सियासत करूंगा। मेरी बात सुनिए, आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन सर, आई एम सॉरी फॉर नहीं, बिल्कुल ये पर्टिकुलर बड़ा ये भी बड़ा टफ क्वेश्चन है सर, बड़ा टफ क्वेश्चन है। मैं आपको एक अर्ज करूं, मैंने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, फिर दूसरा किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो मैंने देखा हुआ है, किसका, मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है, और पूरे पाकिस्तान ने देखा है। 5.8 GDP ग्रोथ, इकॉनमी, हर चीज बेहतर, नंबर 1। नंबर 2, पूरे सिंध का लॉ एंड ऑर्डर, कराची का लॉ एंड ऑर्डर, मैं पूरे सिंध में मतलब यह है कि कराची का लॉ एंड ऑर्डर और इंटीरियर सिंध का एंटी डिकॉइट ऑपरेशन लोगों को अभी तक याद है। फिर
फिर दूसरा पंजाब की डेवलपमेंट, और नाम पड़ गया शहबाज स्पीड। शहबाज स्पीड एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, वो खुद तकरीर में फरमा रहे थे जब ये इत्तेहादी हुकूमत थी कि जी हमें शहबाज स्पीड से ये काम चाहिए। अच्छा, फिर तीसरा मुझे बताएं, अगर मैंने सियासत को अपना नेक्स्ट एक करियर चुना है, मेरा ओपिनियन में आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, मैं ये कन्विंस्ड हूं, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा और फिर वो मैंने आपको बता भी दिया, एनसीए ने सर्टिफिकेट दिया उनको, मैंने थोड़ी दिया, मैंने अकेले ने, तो एनसीए ने दिया, यूके ने। वहां पे जो हेड है वो बशीर मेमन थोड़ी है, ना उसका कजन है, ना उसका मामू है, ना उसका भाई है, ना उसका पप्पा है, ना खालू है, ना पड़ोसी है, उन्होंने दिया है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्विट कर चुके हैं केस में। और तीसरा आप पूछ लें कि पनामा जेआईटी की जो वो थे केसेस थे, उसमें वो जो जज अरशद मलिक साहब का वीडियो स्कैंडल तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, वो तो सारे के सारा मेरे सामने है कि किस तरह उसको सजा मिली। वो खुद मुझे खुद बरोम वफात हो गए, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके जन्नत में जगह दे। उन्होंने खुद मुझे कुछ चीजें बताई थी। अब बात यह है कि चूंकि वो फौत हो गए, वो मतलब सामने उनसे बात नहीं हो सकती, वो कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन एक मैं बता रहा हूं कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, और दूसरे मेरे पास उनके किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के शवाहिद भी हैं। अच्छा सर, एक और बताएं मेमन साहब एक और बात बताएं आप, ये खान साहब, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ों का कि खान साहब, लोग तो अब नहीं मानेंगे, कैसे आपको कॉर्नर किया गया, विक्टिमाइज किया गया, बहुत सारी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लोगों को ही पता होगी। आप खान साहब की दुश्मनी में ये पॉलिटिक्स में आए हैं, वो स्कोर सेटल करने हैं, या आपको नवाज शरीफ साहब की वो शराफत पसंद आ गई है? मतलब इनमें से दो में से क्या चीज़ है कि खान साहब के साथ उनकी ये बैड ब्लड है, या नवाज शरीफ साहब की शराफत जो आप बता रहे हैं कि कोई क्लीन रिकॉर्ड है, कोई गलत चीज़ नहीं की, बिल्कुल ईमानदार अच्छे नेक इंसान है, उनकी शराफत आपको भाग गई है, या खान साहब की वो उनकी दुश्मनी जो है, जो बुरा सलूक हुआ आपके साथ, वो हावी आ गया आप पे? सर नहीं, इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो तो अपना दुश्मन खुद है। ये तो सारे मानते हैं वैसे, जो बात आप नहीं, उसने 9 मई का जो इंसिडेंट किया, उससे मेरे दिल में उसके लिए नफरत जरूर बढ़ी है, और इंतहा दर्जे की बढ़ी है। नहीं, पहले थी, आप ये कह रहे हैं पहले थी, अब बढ़ गई है? पहले नफरत पहले थी, अब बढ़ गई है? अब बढ़ गई। मैं जाहिर है मेरे शोधा को वो इस तरह बेहुरमती करेंगे उनकी मुजस्मों की, तो मैं नफरत क्या, मैं उनसे प्यार करूंगा, गले लग के चुमिया लूंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। रहू साहब, आप भी ये नहीं करेंगे। हम कितना भी बर्दाश्त करें, लेकिन इसके अलावा मुझे तो अब तो खैर वो पॉलिटिकली ही इज नॉट कोई इतना कोई इररिलेवेंट है। अभी पाकिस्तान की सियासत में इतने लोग नफरत करते हैं उससे। मैं बात करूं, अब हमें लीडर की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। अच्छा, आपको खान साहब क्या क्या, मतलब जस्ट लोगों की मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि हमारी मेमोरीज बड़ी शॉर्ट लिव्ड हैं, खान साहब आपको क्या क्या काम कहते थे जो आपने नहीं किया, आपका ख्याल है गलत थे, और वो एज ए प्राइम मिनिस्टर समझते थे कि कैबिनेट के अप्रूवल्स हैं तो करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट का काम जो है, जो कैबिनेट या वजीर आजम उनको ऑर्डर्स करे, उनका काम एग्जीक्यूट करना है, बट यू ऑलवेज डिफाइड देम, आपने नहीं किए। वो क्या क्या ऐसे काम थे जो आपने नहीं किया आपके ख्याल है, जिससे ही गॉट फ्यूरियस? और जी, एक जो फ्यूरियस करने के लिए एक केस तो सबसे पहला था, जो उनकी फर्स्ट लेडी का सोशल मीडिया में एक नॉर्मल सी तस्वीर थी खातून की, जो कि मतलब बदअखलाकी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जरूर है साइबर क्राइम। मतलब वो ये समझते थे। बुशरा बेगम की बात कर रहे हैं आप बुशरा बेगम साहिबा की बात कर रहे हैं? मैं उस वक्त की फर्स्ट लेडी की बात कर रहा हूँ, और मैडम इमरान खान की बेगम साहिबा की बात कर रहा हूँ। जी, वही थी, बुशरा साहिबा थी उस वक्त। जी जनाब, तो वो
उनकी तस्वीर आई तो उनका ख्याल में कि ये टेररिज्म हो गया। वन, ये उनका वो समझते हैं और मेरी फैमिली हर चीज से ऊपर है। अच्छा, फिर उन्होंने मरियम नवाज साहबा के लिए एक और, अच्छा फिर नफरत। नहीं, आप ये कह रहे हैं, सॉरी सर, बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक या ट्विटर पे बेगम बुशरा साहबा की लगी तो खान साहब ने आपको कहा कि FIA केसेस दर्ज करे एंटी टेररिज्म के तहत, कि उनकी तस्वीर लगाना, सामने लाना, इट शुड बी ट्राइड अंडर एंटी टेररिज्म। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग सर? यस यस, और ये कहते थे कि मरियम नवाज साहबा के सोशल मीडिया सेल ने किया है। अब सोशल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से अकाउंट से था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा था ये मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने किया है तो उसको टेररिज्म में चालान होना चाहिए। ओ भाई, ये टेररिज्म पहली बात है नहीं, दूसरी बात ये साबित कैसे करेंगे? नहीं, फिलहाल तो बंद कर दो उसको। फिर दूसरा मैं आपको केस बताता हूँ। वो कहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जज अरशद मलिक की वीडियो को लेकर के मरियम नवाज साहिबा ने, तो इस बात पे जज टेरराइज हो गया, ये टेररिज्म का केस बनता है, उसके बाद दूसरा टेररिज्म का केस करो। फिर ख्वाजा आसिफ के आर्टिकल 6 का पर्चा, फिर उसके ऑफिस में ये इंसिडेंट हुआ था जो कि लीक किया था, उसने कोई हैकर था, उसने लीक कर दिया था। तो मैंने उस वक्त जो उसने जुबान गंदी इस्तेमाल की थी तो मैंने उसके ऑफिस में ही झटका दिया था। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ब्रेक लेनी, मैं देहात की बात नहीं कर रहा, मैं आप सर हमारे साथ रहिएगा, ये मेमन साहब जरा साथ रहिएगा, रबिया ने ब्रेक लेनी है, अभी वापस आते हैं, 2-4 कुछ और सवालात रहते हैं सर, ब्रेक पे जरा थोड़ा सा हमारे साथ रहिएगा जरा, अगर रबिया ने ब्रेक लेनी जी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, और हमारे साथ बशीर मेमन साहब मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे हैं क्लास साहब। जी मेमन साहब, आप बता रहे थे, कोई काम बता रहे थे जो आपको बताए गए थे गलत, 3-4 बताए कोई। ये मैं बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जज टेरराइज हो गया तो इसलिए ये मरियम नवाज पे पर्चा बनता है। उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जो PMLN की लीडरशिप बैठी हुई थी स्टेज पे, सबके ऊपर टेररिज्म का पर्चा बन गया, इसलिए कि वो पर्चा बना दो, इसलिए कि वो टेररिस्ट हो। मतलब एक ना, जो अल्लाह माफ करे, मैं मतलब 9 मई के बाद तो ये अल्फाज भी कोई उसके लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल नहीं सकते, और मतलब वो एक इंतकाम से भरी हुई और जलन से, जेलसी, अब किस तरह की जेलसी थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंतकाम, 3.5 साल उसने तबाह किया पाकिस्तान में सियासत के माहौल को और निज़ाम को, जिसमें अभी ये टोल्स उसने पैदा किए जो 24 घंटे लोगों को गालियां देते रहते। अब आप तो डेली फेस करते होंगे, मैं चूंकि ट्विटर पे हूं नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं लगता। वैसे अच्छी बात है मेमन साहब, ट्विटर से दूर ही रहे, बेहतर, ये जिंदगी बड़ी आसान है आपकी, बेहतर मेरा तो ये मशवरा है सर कि ट्विटर से दूर ही रहें, सोशल मीडिया से दूर ही रहें, टीवी चैनल्स पे ज़रूर आया करें, बातचीत हमसे किया करें। अच्छा सर, लास्टली 2-4 मिनट रह गए, ये आपने उनसे खुद अप्रोच किया था, राब्ता किया था नवाज शरीफ साहब, या उनकी पार्टी से किसी बंदे के ज़रिए, या उन्होंने आपसे राब्ता किया कि आप हमारी पार्टी में हैं? सर मैंने उनसे राब्ता किया। अच्छा, अपने लीडरशिप से मुलाकात होती रही है। आप लंदन जाके मिले उनसे? आप लंदन जाके मुलाकात हुई? आप लंदन गए थे? नहीं, अच्छा। नहीं, लंदन मेरी हैसियत नहीं है कि मैं जाकर के लंदन में इधर से खर्चा करके जाऊं। और नहीं, मेमन भी तो है ना, मतलब ये है कि आप मेमन है, खर्चा ज्यादा नहीं करते, यहीं पे लोकली तौर पर ही लोकल स्टाफ पे चलते। मेमन भैया इतने समझदार हैं कि लंदन की 6-7 लाख की टिकट नहीं भरनी, इधर ही बस बातचीत करके मामला सेट करो। नहीं, तो सिर्फ टिकट थोड़ी भर रही, उधर रहने का भी तो बंदोबस्त करना था ना। वही मेमन वाली बात है ना सर, मेमन पैसे के मामले में आपको पता है थोड़ी सी हाथ को जरा खींच के रखते हैं सर। नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा करम किया हुआ है। मेमनों का खुदा ने, वैसे ही मेमनों पे अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बारिश की होती है अपने रिज़्क़ की, तो अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा करम है। लेकिन एक बात बताऊं, हमें पाकिस्तान को एक समझदार, मैच्योर, बेहतर लीडर की जरूरत है जो हमें इकोनॉमी के भंवर से निकाले। अच्छा सर, थोड़ा सा और बताइएगा, अब ये एक रेजिस्टेंस आ रही है पार्टी के अंदर, स्पेशली कराची में,
नवाज लीग के जो पार्टी के लोग हैं कोई आपकी आमद से खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, तो वो कोई इतने ज़्यादा आपको वेलकम नहीं किया गया, उनके रिजर्वेशन हैं कि आते ही आपको कन्वीनर बना दिया गया जो नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेगी। तो क्या बात है, आप शायद गए भी थे कुछ लोगों के घर उनको मनाने के लिए कि भाई साहब जो आपका स्टाइल है, भाई मैं तो मलंग सा आदमी हूँ, फ़कीर दरवेश हूँ, मैंने आपको क्या कहना है, तो कोई बात बनी नहीं है। तो इज इट ट्रू जो बातें आ रही है सामने के लोग खुश नहीं आपके आने से? नहीं, मैं आपको एक बात दूं सर, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है सर, और ये सारे के सारे मेरे आप समझ लें सीनियर्स हैं। मैंने सिर्फ इस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है कि शायद मतलब वो समझते, मुझे नहीं पता, आगे चल के जाहिर है जो कायद का हुक्म होगा वो मैं करूंगा। उन्होंने कहा ना किसी को एतराज है, ना किसी ने मुझसे इस तरह की कोई बात की है, मुझे पता नहीं है। ये मैंने देखा था सोशल मीडिया पे और कुछ मीडिया पे चल रहा था, लेकिन मुझे तो कोई इस तरह की बात नहीं किसी मतलब हम लोगों ने आपका ख्याल है तूफान उठाया हुआ है दूसरे लोग। अच्छा ये बताइएगा, इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी ये MNA या MP के इलेक्शन लड़ेंगे अपने हल्के से, वहां से सिंध इंटीरियर सिंध से जो गाँव है आप? जो देखे हाला वाले हल्के से तो मेरा भाई ही लड़ेगा इलेक्शन, राइट। मेरा भाई जाहिर है उसने बहुत मेहनत की है वहां पे, मेरा कायद जो कहेगा वो करूंगा। आप सियासी जबान आ गई, वैसे आपको मेमन साहब सियासी गुफ्तगू करनी आ गई है, आप तो कभी नहीं करते थे ऐसी गुफ्तगू। कैद आपने कैद भी ढूंढ लिए, कैद भी बना लिए, कैद का हुक्म, कैद का फरमान, जैसे कैद कहेंगे। ये मेमन साहब आपको 2 सालों में क्या हो गया है? जब तक आप DGFI थे तो आप तो बड़े डिफरेंट थे सर, 2 साल में बदल गए आप। नहीं 2 साल नहीं, कोई 3-3.5 साल हो गए सर, 3-3.5 साल हो गए। चलें सर, आपसे अब आप क्योंकि सियासत में आ गए हैं और इसी तरह के कभी कभार आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कोई, और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, लेट बी सेट ऑन रिकॉर्ड, सर मुश्किल होता है, बड़े आपसे मुश्किल बड़े ब्लंट सवालात किए हैं, यू आर वेरी काइंड के बगैर। चलें जी, रबिया का एक सवाल की तरफ जा रहे हैं। मेमन साहब ये बताएगा कि अभी जिस तरह से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया है और वो 21 अक्टूबर को आने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लेम्स भी हैं कि मीनार पाकिस्तान में जो जलसा करेंगे तो वो पिछले रिकॉर्ड्स जो हैं वो सब तोड़ दिए जाएंगे। इसी सिलसिले में आपको अमंग ऑल दीज रिजर्वेशंस जो आप तो डिनाई कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, आपको इस्तकबाल कमेटी का कन्वीनर बनाया गया, तो आपको क्या लगता है लाहौर कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर पहुँच सकेंगे और आप कितनी बसें लेके आएंगे सिंध से? सर आप अपना भी बताएं, गोड से कितनी बसें लेकर, कितने बंदे लेकर आप लाहौर आ रहे हैं सर? बेटा वो हमने आज मैंने डिस्ट्रिक्ट कराची डिवीजन के 7 जिलों के जनरल सेक्रेटरीज और प्रेसिडेंट से मुलाकातें की हैं। मैं समझता हूं कि हमें मतलब उसमें तकलीफ हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में और वहाँ के रिहाइश में। लोग तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पुरजोश हैं, लेकिन जाहिर है लाहौर और फिर वहाँ पे ले जाना, यहाँ से ले आना, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेन्स को अरेंज करें, ठीक है, जो कि सेफ भी है और वहीं पे बर्थों पे लोग सो जाएंगे, खाना भी उनको डाइनिंग कार्स भी होंगी हर एक के साथ, मतलब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। 2 होगी ट्रेनें कम से कम, और अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीसरी भी हो जाए, अगर वो 3 हो जाती है तो हम मुख्तलिफ। वैसे आप हैं तो मेमन सर, लेकिन इसमें पैसा बड़ा लगता है सियासत में। आई होप के पैसों का आपको रो भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन करेंगे सर, आज जो लोगों ने वहां पे जोश और जज्बा दिखाया है, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी सीटें बुक करवाने लगे। ठीक है मेमन साहब, बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आपको इंटरप्ट करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और लेट्स सी का शो ऑफ पावर होता है यहाँ पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।